हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर रिएक्ट 19 मास्टर कोर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्ट 19 का फुल स्ट्रक्चर सारा एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में हम JSX और कंपोनेंट्स को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको JSX का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि JSX को कैसे हम लिखते हैं, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं और किस तरह से आप एक फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं विद क्लीन एंड रीयूजेबल कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने JSX को। तो हमारे पास JSX क्या चीज़ है, हम पहले ये देख लेते हैं। तो JSX हमारे पास आप ऐसा समझ लें कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं, तो इसको हम JSX कहते हैं। अगर हमारे पास JSX ना हो तो हमारा कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि समझने में बहुत हमें दिक्कत हो सकती है और लिखने में भी वो हार्ड होता है। तो चलते हैं जावा स्क्रिप्ट का अंदर जो हम HTML पे लिखते हैं वो बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि नॉर्मल हम HTML लिखते हैं तो वो हमारी बिल्कुल वैसे होती है। JSX का मतलब है जावा स्क्रिप्ट XCML। ये एक स्पेशल सिंटैक्स है जो कि रिएक्ट के अंदर यूज़ होता है। अगर हम ये यूज़ ना करें JSX तो उसके बाद हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाएगा। अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊं वो कोड, तो ये जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये H1 लिखा हुआ है, ये हमारे पास JSX में लिखा हुआ है। अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और इसके बगैर हम कोड लिखे ही अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहें तो फिर हम कितना मुश्किल से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है रिएक्ट, यहाँ से रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, देन यहाँ करना होता है रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट, और इस तरह से हमें लिखना होता है। ये H1 लिखना होता है, पहले हेडिंग हमारी कौन सी है, उसके बाद ये नल प्रॉपर्टी, देन यहाँ पर हमें लिखना होता है हेलो वर्ल्ड। ये मतलब स्ट्रिंग तो आप कुछ भी पास कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड लिख चुका है विदाउट JSX। अगर इस एप्लीकेशन को हम रन करें यहाँ पर और इसकी आउटपुट देखें तो ये हमारे पास सेम आउटपुट होगी। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और इसको देखते हैं कि ये कैसे वहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको लोकल होस्ट 5173 पोर्ट पर चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास बिल्कुल हेलो वर्ल्ड इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अपने कोड को इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास JSX ना हो तो। मगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लिखने में कितना हार्ड है और समझने में भी। तो ये चीज़ हमारे पास अब ना हो इसलिए हम JSX यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर है HTML की तरह। तो इसको अगर हम JSX में लिखना चाहें तो हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे H1 सॉरी H1 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। तो ये हमारा JSX का कोड है। यहाँ पर चलें तो ये देखें सेम हमारे पास अभी भी वही शो हो रहा है। अब चलते हैं JSX के कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो अगर कोई भी आप यहाँ पर और कंपोनेंट लिखना चाहें, जैसे इसको ख़त्म करते हैं पी टैग लिखना चाहें आप, तो पी टैग लिखेंगे, उसके बाद आप लॉरम का कुछ टेक्स्ट दे दें 10 तक और फिर इसको सेव करते हैं। अगर जाएं ब्राउज़र के ऊपर तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर शो हो रहा है तो हम इसकी CSS जो बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है उसको हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो index.css के अंदर जाएंगे, इसको यहाँ से सारा क्लीन कर देंगे। उसके बाद app.css के अंदर जाएंगे, इसको भी क्लीन कर देंगे। ओके, अब चलते हैं, अगर इन दोनों को यहाँ से फाइल को क्लोज़ कर दें CSS फाइल्स को, अब ब्राउज़र के ऊपर चलें तो ये देखें इस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है हमारा टेक्स्ट। तो ये हमारा पी टैग था। इसी तरह अगर बटन टैग आपने यूज़ करना है तो ये हमारे पास बटन टैग है, इसमें हम कर देते हैं वेलकम। ओके, तो ये हमारा बटन टैग हो गया। देखिए इस तरह से बटन टैग में शो हो रहा है। तो JSX का मतलब हमारे पास सिंपल है कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं और HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है ये चीज़ हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल JSX है। तो इसको ये हमारे पास सिमिलर टू HTML है, मगर ये हमारे पास HTML नहीं है, JSX है। तो JSX को लिखने के कुछ हमारे पास रूल्स हैं, तो वो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो चलते हैं अब रूल्स को देख लेते हैं कि वो रूल्स कौन से हैं। तो हमारे पास जो JSX का एलिमेंट होगा वो हमेशा एक पेरेंट डिव उसने लेना होता है। जैसे हमारे पास ये देखें ये एक डिव है, सॉरी ये एक HTML है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर पी टैग लिखूँ और अब इसको मैं सेव करूँ तो ये देखें हमारे पास इसने एक एरर दे दिया है। अब इसको नीड है एक पेरेंट डिव की, क्योंकि ये दो दो हम डिव या दो कंपोनेंट ऐसे समझिए, ये हमारे पास दो डिव हैं या एक ये बटन है, ये पी टैग है। आप इसको ऐसे समझ लें कि दो एलिमेंट हम एक साथ नहीं लिख सकते विदाउट पेरेंट डिव। तो उसके अलावा इसके बाद हम इसको आप अगर डिव के अंदर रैप कर दें तब ये जाकर हमारे सेट हो जाएंगे। अब ये देखिए हमने डिव ले लिया। अब इन दो को यहाँ से करते हैं कॉपी इनको और चलते हैं इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, और ये जो हमारा डिव है क्लोजिंग टैग इसको हम पी टैग के बाद क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास सॉरी इस तरह से, तो अब देखिए हमारे पास
शो हो रहा है। अगर अब जाएं हम ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर जाएं तो अब हमारे पास ये देखिए पी टैग हमने क्योंकि लिखा कुछ नहीं है, तो इसमें हम कर देते हैं लॉरम 10। तो अब चल कर देखें ब्राउज़र के ऊपर तो ये हमारे पास दोनों शो हो रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास एक रूल है कि JSS के जो एलिमेंट होता है हम उसको एक पेरेंट डिव के अंदर रैप करते हैं। अगर आप पेरेंट डिव के अंदर हम रैप ना भी करें तो हमारे सॉरी डिव के अंदर रैप ना करें तो हम यहाँ पर एक और सिंटैक्स आता है स्पेशल जावास्क्रिप्ट सॉरी रिएक्ट का है वो, तो उसको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो वो हमारे पास क्या होता है, हम इस तरह से लिखते होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स और इनको हम यहाँ पर क्लोजिंग कर देते हैं। तो इसका हमारे पास अब क्या फ़ायदा है, क्योंकि डिव हमारे पास एक अपनी स्पेस लेता है। अगर आप डिव नहीं लिखना चाहते तो आप इस एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। ये जो एंगुलर ब्रैकेट है हमारे पास ये एक पेरेंट की तरह काम करती है। तो इस तरह से अब हम जितने भी एलिमेंट यहाँ लिखते जाएं हमें सारे एलिमेंट शो होते जाएंगे। तो ये एक फर्स्ट रूल था JSS को लिखने का कि हमने इसको पेरेंट डिव के अंदर रैप करना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं, तो हमने इनको क्लासेस जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे JSX के या हम आप HTML लिखते हैं जब उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो हम यहाँ पर हमेशा कैमल केस के अंदर लिखते हैं। तो वो हम लिखने के जैसे हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट टैग ले लेते हैं। ये हमारे पास जैसे इनपुट टैग है यहाँ पर इसको कर देते हैं ख़त्म। यहाँ पर एक इनपुट ले लेते हैं, ये हमारे पास इनपुट है। अब यहाँ अगर चल कर देखें प्लेस होल्डर दे देते हैं कुछ और इसको कर देते हैं इंटर यूर नेम। ओके, तो अगर हम यहाँ पर चल कर देखें तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर इनपुट शो हो रही है। और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करूँ कंसोल में जाऊँ तो ये देखिए अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर चल के क्लास अप्लाई करते हैं, जैसे हम क्लास देते थे अब अपनी CSS लिखते थे उसके बाद तो यहाँ हम कर देते हैं क्लास इनपुट, इसको कर देते हैं सॉरी क्लास दे देते हैं, क्लास नेम नहीं देना क्लास। तो देखिए यहाँ अब मैंने क्लास दे दिया इसको, प्रॉपर्टीज़ की दे दी इनपुट की क्लास, उसके अंदर में हमने क्लास का नाम दे दिया इनपुट। अब अगर चलें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक वार्निंग हमें मिल चुकी है कि डिड यू मीन क्लास नेम। इसका मतलब है कि हम यहाँ क्लास नहीं लिख सकते, क्लास नेम हमें लिखना होता है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम ये जो क्लास है ये हमारे पास कन्फ्लिक्ट कर रही है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्लास जो है एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो इसलिए हमें यहाँ क्लास नेम लिखना होता है। जब भी आप रिएक्ट के साथ काम करेंगे आपको क्लास जो हम लिखते थे HTML के अंदर उस क्लास वो क्लास नहीं लिखनी, अब लिखनी है यहाँ पर क्लास नेम। तो क्लास नेम के अंदर आप इनपुट देंगे, उसके बाद जहाँ पर इस इनपुट को स्टाइल करेंगे। तो अभी हम क्योंकि स्टाइलिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको JSS के रूल बता रहा हूँ कि हमारा पहला जो रूल है वो हमने एक पेरेंट डिव के अंदर तमाम एलिमेंट्स को रैप करना है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड रूल है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास कैमल केस में होते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ दैट एट्रीब्यूट विल बी स्मॉल एंड सेकंड विल बी कैपिटल। तो इस तरह से हमारे पास ये होते हैं। उसके बाद हमारे पास अब थर्ड रूल जो है वो ये है कि हम जावास्क्रिप्ट को HTML इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं, हमारा जो JSX है। तो इसके लिए हमें लिखना होता है ये, जैसे अभी देख लेते हैं H1 लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं हेलो। देन यहाँ पर अपना नेम हम प्रिंट करवा सकते हैं जो हमारा नेम होगा। तो ये नेम हम कहाँ डिफाइन करेंगे, जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है इससे ऊपर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते होते हैं। तो ये हम सॉरी तो इसके अंदर जो हमारे रिटर्न से ऊपर है ये हम यहाँ पर लिखते होते हैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड। तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू बबर। तो ये मैंने नेम यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या करेगा कि इस नेम को जो ये वेरिएबल है हमारा यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अगर अभी यहाँ पर कॉमा डाल देते हैं एक, चल कर देखें ब्राउज़र के ऊपर तो ये देखें अब हमारे पास इस तरह से हो रहा है। अगर रिफ़्रेश करें तो ये हमारे पास जो वार्निंग आ रही थी ये भी चली गई, क्योंकि हमने इसके ऊपर फिर क्लास नेम अप्लाई कर दिया था इंस्टेड ऑफ क्लास। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी तरह आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहें पी टैग लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं 2+2 विल बी 2+2। तो अब ये हमारे पास 4 वहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए हमारे पास 2+2 इज इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। ओके, तो ये देखिए 2+2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम अपना JSX का जो अंदर JSX के अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा JSX का थर्ड रूल कि हम अपने JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है अब हम यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट आप हमारे पास ऐसे समझ लें एक सिंपल जो है ना एक UI का पार्ट होता है जो कि हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट का फंक्शन ही होता है, कुछ नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कंपोनेंट।
आई होप कि यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर आपको कुछ चीज़ भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है फंक्शनल, ये एक सिंपल रिएक्ट का फंक्शन होता है, यूआई का फंक्शन। इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं होता। तो चलकर इस देखते हैं और रिएक्ट का एक फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर हम बना लेते हैं। ओके, ये जो हमारा होता है रिटर्न करता है जेएसएस का कोड, जैसे ये अब रिटर्न कर रहा है जेएसएस का कोड। तो ये हमारा रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट है और ये हमारे पास जेएसएस रिटर्न कर रहा है। तो चलते हैं यहाँ पर हम एक न्यू रिएक्ट का कंपोनेंट बनाते हैं फंक्शनल, और उसमें से हम अपना ये आप यहाँ पर ऐसा से के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स का, ताकि उसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ हम बनाते हैं कंपोनेंट्स, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कंपोनेंट्स किस फोल्डर के अंदर हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक न्यू कंपोनेंट, जिसका नाम कर देते हैं ग्रीटिंग डॉट जे एस एक्स। आपने एक्सटेंशन देनी है जे एस एक्स, क्योंकि हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ हम यही यूज एक्सटेंशन देते होते हैं जे एस एक्स। तो हमारे पास ये ग्रीटिंग डॉट जे एस एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे फंक्शन का नाम देन ग्रीटिंग। ओके, देन यहाँ पर आपने लिखना है सिंपली इस तरह से। उसके बाद आपने रिटर्न कर देना है जे एस एक्स को। आप रिटर्न करेंगे यहाँ पर, अगर आपने सिंगल एलिमेंट रिटर्न करना है तो आप H1 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने डबल एलिमेंट रिटर्न करना है H1 पी टैग, उसके अंदर फिर बटन टैग, तो उसके लिए आपने हमेशा एक पैरेट डिव यूज़ करना है, या फिर हमारा जो रिएक्ट का फ्रेगमेंट है एंगुलर ब्रैकेट्स वो यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ हम इसको फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट दैन ग्रीटिंग, जो हमारा फंक्शन का नेम है, इस तरह से ग्रीटिंग। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है कम्प्लीटली। अब चलकर हमने इसको यूज़ करना है, और अपना जो कंपोनेंट है हमारा, ये जो मेन ऐप है ऐप डॉट जी एस एस, इसके अंदर हमने इसको यूज़ करना है। अभी इनके लिए मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हमने जो कंपोनेंट बनाया है ग्रीटिंग वाला और जिसको एक्सपोर्ट किया है, उस कंपोनेंट को यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रीटिंग्स, जो कि हमारा कंपोनेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये सजेशंस आ रही है कि कंपोनेंट्स के अंदर आपका ग्रीटिंग्स कंपोनेंट है, क्या आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं? तो बिल्कुल हम इसी को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर ग्रीटिंग्स कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। और इसको हम यहाँ क्लोज करेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग के से। आप इसको हम किसी तरह भी क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इस तरह भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ग्रीटिंग्स इस तरह भी क्लोज कर सकते हैं, और चाहें तो सेल्फ क्लोजिंग के थ्रू भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ रहा है, ये हमारे पास ग्रीटिंग से आ रहा है। हम चलें ग्रीटिंग के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पर किया हुआ है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ग्रीटिंग। मैं इसका कर देता हूँ फ्रॉम ग्रीटिंग्स, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड ग्रीटिंग्स से आ रहा है। तो ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ग्रीटिंग्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये अपना कंपोनेंट कॉल कर लिया है। तो इस तरह से हम अपना कंपोनेंट बनाते हैं और उसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसे ना लिखकर सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग भी इसको कर सकते हैं इस तरह से। अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। और इंडस्ट्री के अंदर हर कोई यही सिंटैक्स यूज़ करता है, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, सारे डेवलपर ये यूज़ करते हैं कि सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट वो यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। इसी कंपोनेंट के अंदर फोल्डर जो एक और कंपोनेंट बना देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसको हम कर देते हैं, इसका नाम नेव बार कर देते हैं, नेव बार डॉट जे एस एक्स। ओके, देन इसको कर देते हैं हम फंक्शन नेव बार, और इस तरह से हम इसको कर देंगे और रिटर्न कर देंगे H1 टैग। इसमें हम लिख देंगे नेव बार फ्रॉम नेव बार। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे, सॉरी ये मैंने यहाँ से गलती, इस तरह से नेव बार फ्रॉम नेव बार कंपोनेंट। ओके, तो इस तरह से कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट करना है, तो इसको करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, देन हमारे पास नेव बार। तो यहाँ पर हमने नेव बार को एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज़ करना है तो हम वही सेम जो लास्ट टाइम हमने किया था, यहाँ पर जाएंगे ग्रीटिंग्स के नीचे और यहाँ पर हम कर देंगे अपने नेव बार को कॉल। तो ये हमारा नेव बार यहाँ से कॉल इंपोर्ट हो जाएगा, जिसको हमने इंपोर्ट भी ऊपर ये देखें हमने कर लेना इस तरह से, और उसके बाद इसको सेल्फ क्लोजिंग कर देना है। तो अब अगर चलें ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखें हमारे पास पहले हमारे पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द ग्रीटिंग्स, उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेव बार फ्रॉम नेव बार कंपोनेंट। अब ये हमारे पास ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले यहाँ पर ग्रीटिंग कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, उसके बाद हमने नेव बार कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है। अगर हम ग्रीटिंग को यहाँ पर हम कर दें कमेंट, और आप चल कर देखें यहाँ पर, तो ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ ये वाला शो हो रहा है जो नीचे वाला नेव बार वाला कंपोनेंट था। तो इस तरह से हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो ये था हमारा कंपोनेंट को बनाना और रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना और उनको कॉल करना। तो इस तरह से होता है। अब एक और कंपोनेंट हम बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने प्रॉप्स देते हैं, डायनामिक डेटा। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो हमारे पास कैसे होते हैं। तो जैसे कि आप हमने ये देखा हुआ है आपने
हमने यहाँ नेम लिखा हुआ है बाबर। अब हम चाहते हैं कि ये नाम जो है इसके चिल्ड्रन हैं, ये जो ग्रीटिंग्स और नए बार हैं इस कंपोनेंट के चिल्ड्रन कंपोनेंट है। तो हम चाहते हैं कि इस ग्रीटिंग्स के अंदर हम ये अपना नाम भेजें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना होता है नेम, और यहाँ पर हमें इस तरह से नेम भेजना होता है जो हमारा ये वेरिएबल का नेम होता है। यहाँ ये नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, ये नेम जो मगर है ये हमें यही नेम देना होता है जो कि हमारा ये वाला है। अब इस नेम को अगर हमने गेट करना है तो हम यहाँ पर ग्रीटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉप्स। तो यहाँ पर हम प्रॉप्स लिख देंगे और हम यहाँ पर कर देंगे वेलकम बैक। उसके बाद हमारा जो नाम आ रहा है वो हमने नाम यहाँ से देना है प्रॉप्स डॉट नेम, इस तरह से। अब अगर ब्राउज़र के ऊपर चले हम तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है वेलकम बैक बाबर। अब ये वेलकम बैक जो आ रहा है हमारा इस कंपोनेंट के अंदर है, ग्रीटिंग्स के अंदर। और ये जो बाबर हमारा नाम आ रहा है ये हमारा आ रहा है मेन कंपोनेंट जो हमारा है पेरेंट, इस कंपोनेंट से आ रहा है। ये देखिए हमारे पास बाबर जो है हमने यहाँ से पास किया हुआ है, इसको कहते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज़। तो हम इस तरह से अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा पास कर सकते हैं और उसको फिर यहाँ पर गेट करके यहाँ पर इस तरह से हम शो करवा सकते हैं। हम चाहें तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर अब हम प्रॉप्स ले रहे हैं, इसको हम डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चर करने से हमारे पास ये ज़्यादा इजी हो जाता है। तो वो डिस्ट्रक्चर हम कैसे करते हैं, इस प्रॉप्स की जगह आप सिंपल लिखेंगे नेम जो हम वहाँ से भेज रहे हैं, नेम लिखेंगे आप। और यहाँ पर भी प्रॉप्स फिर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप नेम लिखेंगे तो अभी भी ये हमारे पास बिल्कुल सेम वर्क करेगा। अभी चल कर देखें तो ये देखें वेलकम बैक बाबर आ रहा है। तो ये था हमारे पास प्रॉप्स। अगर इसी तरह हम नेव बार के अंदर कुछ भेजना चाहें तो यहाँ पर हम कर देते हैं कॉन्स्ट एज, और यहाँ हम एज कर देते हैं 24। तो ये हमारी कॉन्स्ट, तो ये हमारी अब एज होगी। अब इस एज को हम चाहते हैं हम नए बार के अंदर भेजना, तो यहाँ हम क्या करेंगे एज भेज देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर करली ब्रैकेट से जाएंगे, यहाँ नहीं कॉन्स्ट एज हम कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नए बार के अंदर भेज देंगे अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे कुछ भी, इसको हम कर देते हैं एज। देन यहाँ पर हम भेजेंगे एज। तो इस तरह से हमने ये एज भेज दिया। अब जाएंगे नए बार के अंदर, यहाँ पर नए बार के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इसको हम गेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एज अपनी गेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कर देंगे हम एज, यहाँ पर जो हमारी एज है उसको हम पास शो करवा देंगे इस तरह से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर लिखने से शो करवा सकते हैं। अब अगर चाहें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास एज 24 आ रही है, ये हमारे पास बाबर आ रहा है, ये जो हमारे पास है ये हमने नए बार कंपोनेंट के अंदर शो करवाई हुई है। अगर हम इसको इस तरह से ना शो करवाएं तो प्रॉप्स की जैसे मैंने आपको बताया था वैसे भी शो करवा सकते हैं प्रॉप्स। तो ये हमारे पास अब यहाँ हम क्या करेंगे प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट एज इस तरह से। ओके, अब चल कर देखें तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से सेम बिल्कुल वैसे के वैसा वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम अपना कंपोनेंट बनाते हैं, उसके अंदर प्रॉप्स पास करते हैं डायनामिक डेटा। तो ये था हमारा इस तरह से JSX का हमने देख लिया कैसे काम करता है। उसके बाद यहाँ पर हमने कंपोनेंट को देख लिया है। अब हम इस सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये आपने एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेनी ताकि आपको दोबारा ये कभी भूले ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी React 19 का मास्टरी कोर्स चल रहा है, आप पीछे की वीडियोस चेक कर सकते हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी थर्ड